ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है ग्लोबलाइजेशन। हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, उससे पहले आपसे एक बात शेयर करता चलूँ। कोफी अनान ने सितंबर 1919 में कहा था कि अ ग्लोबल एरा रिक्वायर्स अ ग्लोबल इंगेजमेंट। आप अगर बात करें सारी दुनिया में एक ही ग्लोबल सिस्टम की, ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम की, ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम की, या फिर आप बात करें ग्लोबल लेवल के ऊपर एक ही ऑर्गेनाइजेशन की, ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, या किसी एक कंपनी की बात करें, या किसी एक एमएनसी की बात करें, जो कि ग्लोबल लेवल के ऊपर सारे फंक्शंस को, सारी स्टेट्स को, सारे लोगों को कंट्रोल कर रही हो, तो उसके लिए बाय दिस वेरी कोटेशन ऑफ मिस्टर कोफी अनान, उसके लिए सारी दुनिया को ग्लोबली इंगेज होना पड़ेगा। अब जो है ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने की जो है वो डिफरेंट कोशिशें हुई हैं, लेकिन जो दुनिया में इंटरकनेक्टेडनेस है, इंटेंसिफिकेशन है, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंटरैक्शंस, इसको जो है वो आमतौर पे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। अब एक और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है डीटेरिटोरियलाइजेशन। डीटेरिटोरियलाइजेशन ये है कि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था पीस ऑफ वेस्टफालिया के बाद, एक स्टेट का कॉन्सेप्ट अटैच किया जाता था कि स्टेट के 5 एलिमेंट्स में से टेरिटरी भी एक एलिमेंट था। तो अब वो जो ट्रेडिशनली टेरिटरी जो एक स्टेट का प्रेरोगेटिव समझा जाता था, या एक स्टेट का एक प्रोमिनेंट फीचर या डिस्टिंक्ट फीचर समझा जाता था, तो अब वो टेरिटरी लेस रेलिवेंट हो गई है। इट डजंट मीन कि अब वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, बट इट मीन्स कि अब टेरिटरी की इंपॉर्टेंस रिलेटिवली कम हो गई है। इसका ये भी मतलब है, अगेन यूरोपीय यूनियन की हम बात कर लें तो यूरोप के जो अंदर जो ममालिक हैं वो उन्होंने शेंजन जोन एस्टेब्लिश किया हुआ है, और इस जोन में आप अगर एक कंट्री के पासपोर्ट होल्डर हैं तो आप सारे यूरोप में मूव कर सकते हैं, तो मोबिलिटी फ्री है। तो इसका मतलब है कि एक कंट्री के बॉर्डर के ऊपर अगर आप जाएं, या फिर आप पासपोर्ट लेके जाएं एयरपोर्ट के ऊपर, तो दूसरे कंट्री में आप आसानी से जा सकते हैं, आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था बॉर्डर चेक्स का, इमिग्रेशन चेक्स का, या कस्टम के इन्फोर्समेंट के जो मामला थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। इसको कहा जाता है डीटेरिटोरियलाइजेशन। फिर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़ है, इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, इंटीग्रेशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंटीग्रेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेट है, इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड की जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फंक्शंस हैं, फ्री ट्रेड एरियाज़ हैं, ग्लोबल लेवल के ऊपर ओशंस में एक्टिविटी हो रही है, स्टूडेंट एक्सचेंजेस हैं, तो ये सारी आपस में इंटीग्रेशन की मैनिफेस्टेशंस हैं। इंटरेक्शन हो रहा है, आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे यूनाइटेड स्टेट्स में अपने किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप इंडिया में किसी से बात कर सकते हैं, आप जो ऑस्ट्रेलिया में किसी से बात कर सकते हो। ये इंटरेक्शन जो है इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन IMF की जो डेफिनेशन है वो प्योरली फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। IMF कहता है कि growing interdependence of countries worldwide through increasing volume and a variety of cross-border transactions in goods and services। तो goods में और services में जो cross-border transactions हो रही हैं, free international capital flows, state to state जो capital की movement है वो अगर free हो, and more rapid and widespread diffusion of technology। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर इंस्टेंस इमेजिन करें कि कोई एक ईयरिंग डिवाइस आ जाती है, सुनने की डिवाइस आ जाती है, ईयरिंग डिवाइस, तो वो पाकिस्तान में डफ और डम लोगों के लिए ज़रूरत है, तो वो वहाँ से आप आसानी के साथ वहाँ से यहाँ पे मंगवा सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी या कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक ऑपरेटर्स है, या कोई सॉफ्टवेयर है जो यूनाइटेड स्टेट्स में बना है, तो एकदम से वो दुनिया के दूसरे मुल्क में उसको दिया जा सकता है, पहुँच सकता है, फ्लो कर सकता है। तो ये जो सारा प्रोसेस है गुड्स का, सर्विसेज का, कैपिटल का, लेबर का, स्टूडेंट्स का, टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट का, बुक्स का, आइडियाज़ का, कल्चर का, सिविलाइजेशन का जो फ्लो है, इसको कहा जाता है कि ये है ग्लोबलाइजेशन। अगेन ये जो डेफिनेशंस हैं ये सारी की सारी, इनमें से एक्सक्लूजनरी डेफिनेशन कोई भी नहीं है, एक्सक्लूसिव कोई भी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन इससे कहीं पे ब्रॉडर है।
फिर हम देखते हैं कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट और एस्पेक्ट्स भी हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है सिविल वॉर। अगर सीरिया में सिविल वॉर होती है तो इन्फ्लुएंस होता है यूरोप वाया इमिग्रेशन। अगर मैक्सिको में इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है या लैटिन अमेरिका में किसी मुल्क में क्राइसिस चल रहे हैं तो लोग फ्लो करेंगे नॉर्थ की तरफ और यूएसए में इंटर होने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में और इंडिया में जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है इमिग्रेंट्स के लिए वो है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। अगेन इसी तरह से जब एक कंट्री में अफगानिस्तान में सिविल वॉर हो रही थी या फिर आजकल यमन में सिविल वॉर हो रही है, सीरिया में सिविल वॉर हो रही थी, लीबिया में सिविल वॉर हो रही है, तो ऐसे कंट्रीज से लोग मूव करते हैं दूसरे कंट्रीज में। ऐसे अजाइलम सीकर्स भी होते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। तो वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था स्टेट का, नेशन स्टेट का, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ गया है। इसी को आप कहेंगे कि ये है ग्लोबलाइजेशन। इलीगल इमिग्रेंट्स मूव करते हैं, ड्रग्स की मूवमेंट होती है, नारकोटिक्स की मूवमेंट होती है, ट्रैफिकिंग होती है। तो ये सारे बाज़ जगहों पे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे हैं, बाज़ जगहों पे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नुकसान है। अब अगर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर की बात करें तो वहाँ से ऑयल स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो ड्रॉप कर रही है। उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी को है। फॉर्मल इकॉनमी में वो लोग डॉक्यूमेंट नहीं होते। ये एक तरह से इंटीग्रेशन का नुकसान है, ये एक तरह से बॉर्डर्स के कंट्रोल ना होने का नुकसान है। ऐसे ही इलीगल इमिग्रेंट्स का जो क्राइसिस है, जो यूरोप को स्पेशली फेस करना पड़ा है 2017 में और 2018 में, जिसकी वजह से हमने देखा कि यूरोप में पॉलिटिकल चेंजेस हुए या फिर सोशल मीडिया साल के तौर पे सामने आता है। अब अर्ली 2000 में सोशल मीडिया इतनी बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स नहीं थी जितनी वो आज है। 2011 में सोशल मीडिया से ही अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई और आप देख लेंगे 2011 में, 2012 में, 2013 में मिडल ईस्ट का नक्शा ही बदल गया। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में प्रोटेस्ट हुए, तेहरान में प्रोटेस्ट हुए, सीरिया में क्या हुआ आपके सामने है, इराक में क्या हुआ आपके सामने है, तुनीशिया में क्या हुआ आपके सामने है, लीबिया में क्या हुआ आपके सामने है, गद्दाफी का हटाया जाना, और इजिप्ट में क्या हुआ, मार्शल लॉ वगैरह लगना, सारा आपके सामने है। तो ये सारा स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया से, और सोशल मीडिया एक मेहरबानी है ग्लोबलाइजेशन की। एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, गुड्स, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब ये तो सारे इसके फ़ायदे नुकसान भी हैं। मिसाल के तौर पे अबोला वायरस का आउटब्रेक होता है सियरा लियोने में, अफ्रीका का एक मुल्क है। 2016 में अबोला का आउटब्रेक हुआ, 3-4 साल पहले 2015 और 2016 में अबोला का आउटब्रेक हुआ। तो ये जो अबोला वायरस है वो पड़ोसी ममालिक में अफ्रीका के फैलने लगा। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने सियरा लियोना से आने वाले तमाम लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी। मतलब ख़तरा ये था कि ये वायरस जो है वो ट्रैवल कर जाएगा। पाकिस्तान में पोलियो वायरस, अगर पाकिस्तान में अभी वाहिद कंट्री है शायद दुनिया का, 2 कंट्रीज़ हैं जिनमें से पाकिस्तान भी है जहाँ पर अभी स्टिल पोलियो वायरस पाया जाता है। तो अब वो पोलियो वायरस की इंसिडेंस की वजह से पाकिस्तानी जो भी बाहर जा रहे थे उनके लिए एयरपोर्ट्स के ऊपर एक सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना ज़रूरी था। ये भी नेगेटिव साइड है ग्लोबलाइजेशन की। जब आप इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं तो इस तरह के नुकसान भी होते हैं। ग्लोबलाइजेशन नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि एक फोर्स फॉर गुड हो, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर ये जो कंट्रीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है या G7 है या परमानेंट 5 हैं जो यूनाइटेड नेशन के B5 पावर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, यूरोपीय यूनियन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें से बाज़ जो वो कंट्रीज़ के ब्लॉक्स हैं, बाज़ मेगा इकोनॉमिक पावर्स हैं, बाज़ जो है वो पेट्रोलियम से मुतल्लिक जो है वो अलायंस है, ओपेक की मैं बात कर रहा हूँ, या यूरोपीय यूनियन जो है वो इंटीग्रेशन है। तो ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको हुआ। ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन कंट्रीज़ की जो कि इन ग्रुप्स में हैं उनकी पॉपुलेशन को हुआ, जिसकी वजह से अब इस आर्ग्यूमेंट को वैलिडेशन मिलती है इस फैक्ट से कि ग्लोबल लेवल के ऊपर दुनिया में जो इनकम लेवल्स हैं
इनइक्वालिटी के जो लेवल्स हैं वो कंसिस्टेंटली राइज किए हैं। आपने 2080 का पढ़ा होगा, 2080 रूल। तो अगेन अगर आप दुनिया के 1% पॉपुलेशन को उठा के देख लें तो वो 3/4 ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स या ग्लोबल रिसोर्सेज को कंट्रोल जो है वो 1% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड करती है। इसमें स्टैगरिंग लेवल्स हैं इनइक्वालिटी के। तो ये सारा किस वजह से? ये सारा कैपिटलिज्म की वजह से, ये सारा जो मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ की वजह से, या फिर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की मेहरबानियाँ आप कह लें इसको, या फिर आप इसको वाशिंगटन कंसेंसस की मेहरबानियाँ कह लें, या फिर इसको आप जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ और इस तरह के प्रोग्राम्स की मेहरबानी कह लें कि जिनकी वजह से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पॉवर्टी के क्लचेस में फंसे हुए हैं, और जो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप करते जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ दीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़। हमने देखा कि सयूल में प्रोटेस्ट हुए हैं। सयूल है साउथ कोरिया में। सयूल में ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, स्पेशली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, एशिया में, जो कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट ऑलवेज अ फोर्स फॉर गुड, ये बात आपने जहन में रखनी है। ग्लोबलाइजेशन में मैटर करता है जियोपॉलिटिक्स। ग्लोबलाइजेशन में बाज़ दफ़ा रीजनलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन को नेगेट करती है। मिसाल है एशियान, मिसाल है सार्क, मिसाल है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपीय यूनियन के अंदर तो जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा, उनके जो सिटीजन्स हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड तो दुनिया के बाकी तमाम रीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, लेकिन उसकी कॉस्ट अगर मैं बात करूं, रॉ मटेरियल शायद वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हूँ अफ्रीकन से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, या एशिया के किसी कंट्री से कर रहे हूँ, या फिर मैं अगर बात करूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो आर्म्स इंडस्ट्री है, तो उनकी आर्म्स इंडस्ट्री जो वाशिंगटन जिसको चलाता है, जिसको आप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, शायद वो रन होती है मिडल ईस्ट में जो वॉर्स चल रही हैं उन वॉर्स के ऊपर, शायद वो रन होती है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी पावर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट के प्रिवेल करने से, या शायद वो रन होती है दुनिया में जो सिविल वॉर्स मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ वक्तों में चलती रहती हैं, उनकी कंसिस्टेंसी से, उनके होने से। सिविल वॉर्स ख़त्म हो जाए, लोग लड़ना छोड़ दें, तो जो है वो बहुत सारे जो मनी मेकर्स हैं वो पैसा नहीं बना सकेंगे। तो ट्रिक्स्टर्स जो है, जो कैपिटलिज्म के मास्टर माइंड्स हैं, जो नियो कॉलोनियलिज्म के जो आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पे कैपिटलिज्म की फॉर्म में नियो इम्पीरियलिज्म क्रिएट किया हुआ है। तो जियोपॉलिटिक्स, रीजनलाइजेशन हो या इंटरनेशनलाइजेशन हो, जिसके घर में रोटी है उसके लिए ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फोर्स फॉर गुड, जिसके घर में नहीं है उसके लिए जो है वो ग्लोबलाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं। ये जो है वो G20 की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रोटेस्ट का आपको इमेज नज़र आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन के इंजन्स क्या है? अब कुछ इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर चुके हैं। टेक्निक्स का फ्लो होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंटीग्रेटेड है। इसमें जो आपने मेजर एलिमेंट्स हैं वो आपने ये जहन में रखना है। इकोनॉमिक्स के फ्रंट के ऊपर IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स में आपने जो है वो सिक्योरिटी की, अगर आप सिक्योरिटी के सेंटर के ऊपर बात करें तो इसमें UNO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है, और इसमें जो है वो यूरोपीय यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है कि जिनकी कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको देखना है। ये तीनों एस्पेक्ट अगर आप मिलाएं और इसमें इंटीग्रेशन हो, इनमें इंटरकनेक्टेडनेस हो, इनमें अगर इंटीग्रेशन हो, इनमें इंटरेक्शन हो, इनमें ट्रांजैक्शंस हो, तो उसको आप कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है। वेस्टफालिया और ग्लोबलाइजेशन जो है वो 180 डिग्री के ऊपर अपोजिट हैं, एक दूसरे के जक्सटापोजिशन में हैं। वेस्टफालिया में 3 प्रिंसिपल्स की बुनियाद रखी गई थी: टेरिटोरियलिटी, सॉवरेनिटी, ऑटोनॉमी एंड नॉन इंटरफेरेंस। ये तीनों प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक नेशन स्टेट सिस्टम की बुनियाद है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन इन तीनों प्रिंसिपल्स को बाईपास करते हुए बात करती है एक ग्लोबल लेवल के ऊपर इंगेजमेंट की, जिसमें नेशनल बॉर्डर्स की, टेरिटरीज़ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शन, स्टेट टू स्टेट इंटरडिपेंडेंस ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर ट्रेड का फ्लो होता है, गुड्स का फ्लो होता है, सर्विसेज का फ्लो होता है, कैश का फ्लो होता है, कैपिटल का फ्लो होता है,
फ्री मार्केट्स ऑपरेट कर रही हैं, गुड्स का फ्रीली एक्सचेंज हो रहा है, इंडिविजुअल्स बेनिफिट कर रहे हैं, तो फिर जो है वो ऑल गुड है और ग्लोबलाइजेशन चल रही है। तो ग्लोबलाइजेशन और जो है वो वेस्टफालियन सिस्टम आपस में एक दूसरे के अपोनेंट हैं। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हमें नजर आते हैं ग्लोबलाइजेशन में। IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह की मैंने बात की। ग्लोबल सिविल सोसाइटी लाइक, अब ग्लोबल लेवल के ऊपर बाज़ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम भी कर रही हैं। ICRC की मैंने आपसे बात की, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सिविल सोसाइटी, स्पेशली ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल फोर्स बन चुके हैं, पावरफुल फोर्स बन चुके हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा भी है, लेकिन कुछ नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी यूनिवर्सलाइज हो चुकी है। दुनिया के एक रीजन में वॉर, सारी दुनिया में इन्फ्लुएंस। टेररिज्म या इंसर्जेंसीज की वजह से ग्लोबल वार ऑन टेरर स्टार्ट हो गई। तो जब वार होती है तो वो भी ग्लोबल होगी। इससे पहले वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 का आपने सुना होगा, लेकिन आपने इनके साथ ग्लोबल वॉर का वर्ड अटैच नहीं किया जाता क्योंकि लिटरेचर में था ही नहीं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मेहरबानी कि हमें ग्लोबलाइजेशन में वॉर भी मिल गई, तो अब वॉर भी ग्लोबल लेवल के ऊपर हो सकती है। ऑल्दो वर्ल्ड वार और वर्ल्ड वार 1 और 2 जितनी इस वॉर में GWOT में इसमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट स्टिल इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी इंटरनेशनलाइज हो चुकी है। मिसाल के तौर पे अभी जो है वो रिसेंटली इराक में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें हुआ ये कि अब इराक एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये टिपिकल एग्जांपल है जहाँ से आपको ग्लोबलाइजेशन समझने में मदद मिलेगी। ईरान की जो IRGC, जो वहाँ के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक ग्रुप है, एक मलेशिया है जिसको कहते हैं हाशिद अल शाबी। हाशिद अल शाबी जो है वो इरानियन बैक्ड और इरानियन सपोर्टेड ग्रुप है, और हाशिद अल शाबी ग्रुप ने इराक की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया क्योंकि इराक वॉर में, इराक की जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वॉर थी उसमें ईरान इराक की गवर्नमेंट का सपोर्टर था, और दूसरी तरफ जो है वो USA भी इराक की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा है इस वॉर में। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको पता है कि इराक में ही और मिडल ईस्ट में ही USA और ईरान जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने हाशिद अल शाबी के, इनका एक फर्दर आगे ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम है कताइब हिजबुल्ला। कताइब हिजबुल्ला जो ईरानियन बैक्ड हैं, जिनको ईरान की सपोर्ट है, उनके कमांड स्टेशंस के ऊपर अटैक किया। बदले में इराक में जो शियाज हैं, शियाज कह लें या जिनके अंदर ईरान का सपोर्ट बेस है, उन लोगों ने USA की एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये इंसिडेंट ऐसा है कि आप देख लें कि एक थर्ड कंट्री में एक इवेंट हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से USA की एम्बेसी भी इन्फ्लुएंस हो रही है, एम्बेसडर्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ भी आ गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और ईरान भी इन्वॉल्व हो गया है जिसका डायरेक्टली उस कॉन्फ्लिक्ट से शायद कोई तल्लक नहीं है। तो इस तरह से जो सिक्योरिटी की डोमेन है वो भी इंटरनेशनलाइज हो गई है। और मज़े की बात ये कि उसी एम्बेसी में जो एम्बेसडर्स की जो सिक्योरिटी के लिए जो लोग डिप्लॉय होंगे वो ब्लैक वाटर जैसी या डेनकॉप जैसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी सिक्योरिटी एजेंसी से भर्ती किए होंगे। तो इसी डोमेन में प्राइवेटाइजेशन ऑफ वॉर हो गई है। तो वॉर भी प्राइवेटाइज हो चुकी है, मर्सनरीज भी, इनको भी आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना है। फेमस केस जो है वो रेमंड डेविस का, वो भी मर्सनरी था, ब्लैक वाटर के साथ काम कर रहा था। आपने उस केस को फॉलो किया होगा। कंट्रैक्टर्स हायर करके, मर्सनरीज हायर करके आजकल स्टेट्स वॉर करती हैं, तो वॉर भी आउटसोर्स की जाती है। अगेन ये एक मेहरबानी है ग्लोबलाइजेशन की। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ुहैब अहमद अंजुम और आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन के साथ कुछ डिफरेंट टर्म्स भी एसोसिएट की जाती हैं जो कि क्लोजर हैं इन मीनिंग्स में, बट दे आर नॉट इंटायरली सिनोनिमस वर्ड्स विद ग्लोबलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है ग्रोथ ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स। लिबरलाइजेशन का मतलब है ओपननेस, ये ज़्यादातर इकोनॉमिक टर्म्स में इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि आइडियाज़ का, आइडियोलॉजीज़ का, डॉक्ट्राइन्स का, ऑब्जेक्ट्स का और प्रोडक्ट्स का फैलना।
वेस्टर्नाइजेशन से, जब आप वेस्टर्नाइजेशन का वर्ड यूज़ करेंगे तो इससे आपकी मुराद होनी चाहिए कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, रीजन का यूज़, रैशनलिज्म, अर्बनाइजेशन या अर्बनिज्म और इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको वेस्ट सपोर्ट करता है, या ये वो वैल्यूज़ हैं जिनको वेस्ट जो है वो प्रोपेगेट करता है, प्रोपाउंड करता है। तो इन वैल्यूज़ की जब आप बात करेंगे तो इट मीन्स वेस्टर्नाइजेशन, अमेरिकनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, वेस्टॉक्सिफिकेशन। अमेरिकनाइजेशन अगेन बात यह है कि अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट करना। कॉलोनाइजेशन आप जानते हैं कि क्या है। वेस्टॉक्सिफिकेशन एक टर्म है जो कि इस्तेमाल की है अली अहमद ने। अली अहमद कहते हैं कि जो वेस्ट अभी ग्लोबलाइजेशन के गाब में जो कुछ कर रहा है वो बुनियादी तौर पे वेस्टॉक्सिफिकेशन है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है। इससे उनकी ये मुराद है कि दुनिया के जो बाकी कल्चर्स हैं या बाकी सिविलाइजेशन हैं उनको टॉक्स कर रहा है, टॉक्सीफाई कर रहा है, वर्ल्ड पॉइजन कर रहा है अपनी कल्चर के साथ। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ ये सारी टर्म्स जो हैं वो क्लोजली इंटर रिलेटेड हैं। अगेन ग्लोबलाइजेशन किसी एक लेवल के ऊपर नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जो वो हमें इकोनॉमिक लाइफ में भी नज़र आती है, हमें पॉलिटिकल लाइफ में नज़र आती है, हमें गवर्नेंस की डोमेन में नज़र आती है, हमें सोशल लाइफ में, कल्चरल लाइफ में और बायोलॉजिकल लाइफ में नज़र आती है। आप देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करती हैं। अगर अबोला वायरस होता है तो वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करता है। अगर जीका वायरस आता है तो उसकी वजह से सारी दुनिया को थ्रेट्स हैं। अगर इन्वायरमेंट का कोई मसला है तो उसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रही है, सारी दुनिया को उसकी वजह से इन्फ्लुएंसेस, उसकी वजह से इम्पैक्ट्स हो रहे हैं सारी दुनिया के ऊपर। अगर हिमालयाज़ में ग्लेशियर्स रिसीड करते हैं तो उसकी वजह से साउथ एशिया का ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं। उसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो जिसकी वजह से सी लेवल का राइज है। तो ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टेड है और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इसके इन्फ्लुएंसेस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलीजियस लेवल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल और आइडियोलॉजिकल लेवल के ऊपर आमतौर पे ग्लोबलाइजेशन को आप एनालाइज कर सकते हैं कि इनमें से हर एक डोमेन में किस तरह से इंटरेक्शन बढ़ रही है, किस तरह से कल्चर्स आपस में इंटरकनेक्ट कर रही है, किस तरह से टाइम और स्पेस कंप्रेस हो रहे हैं, किस तरह से टाइम और स्पेस स्क्वीज हो रहे हैं, लोग जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। लोग, आपके पास भी एक स्मार्टफोन है, आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप भी इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब उसके जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो पता नहीं किस मुल्क का है, और उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पीछे जो सर्वर बैठा हुआ है जहाँ से आपका डाटा रूट हो रहा है वो शायद यूनाइटेड स्टेट्स में बैठा हुआ है। जहाँ से आपको सारा डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा है उसका जो डाटाबेस बन रहा है वो शायद किसी और मुल्क में बैठा हुआ है। आप जो शर्ट्स पहनते हैं वो शायद किसी और मुल्क की है। जिस कंट्री के आप स्नीकर्स पहनते हैं हो सकता है वो किसी और कंट्री का हो। आप जो वॉचेस पहनते हैं वो शायद किसी और ब्रांड की हो जो किसी थर्ड कंट्री से हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से है, वो ट्रेड की वजह से हैं, वो इकोनॉमिक्स की वजह से हैं। डिफरेंट प्लेयर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं वो ग्लोबल लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशंस हैं, बट आमतौर पे हर स्टेट को आप ग्लोबलाइजेशन की बहस में एक प्लेयर समझ सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ इसकी रेलेवेंस ड्रॉ करूं तो इसमें जो की प्लेयर्स हो जाएंगे वो चाइना हो जाएगा, वो पाकिस्तान हो जाएगा, वो इंडिया हो जाएगा। ऐसे ही इसी आप एनालॉजी को अप्लाई करें। आप जब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो चूंकि स्टेट्स तो दुनिया में रहनी है तो हर स्टेट इसका स्टेक होल्डर है। फिर इसमें इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यूरोपीय यूनियन है या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं या किसी एक मखसूस फंक्शन को लेकर कोई इंस्टीट्यूशंस हैं। चाइना का जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है या सार्क जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एससीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर नेटो जैसे मिलिट्री अलायंसेस हैं जो सिक्योरिटी की डोमेन के ऊपर कंट्रीज को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने ग्लोबलाइजेशन को एक होलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करनी है। बट तीन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है जब आप इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF। अभी जब बात हो रही है कि दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में दाखिल हो रही है तो उसमें एक आर्गुमेंट जो एक्सटेंड किया जाता है वो ये है कि चाइना ने और ब्राज़ील ने और इंडिया ने और रशिया ने और साउथ अफ्रीका ने मिलकर ब्रिक्स बनाया है
जिसमें 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। इसमें 4 में से जो 5 हैं वो टॉप 10 ग्लोबल इकोनॉमीज में हैं और 19 ट्रिलियन डॉलर्स की इनकी जीडीपी है। अगेन ये 19 ट्रिलियन डॉलर्स पुराना फिगर है, अभी जो है वो चाइना अकेला जो है वो उसकी 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है स्टार्टिंग कैपिटल ऑफ $100 बिलियन से जो है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक चाइना ने बनाया है। इसमें इन कंट्रीज की भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ब्रिक्स ने ये जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया है ये था इन कंपैरिजन टू एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि जापान लेड है, जिसमें जापान का मेजर शेयर है। अब इसमें AIIB में चाइना का मेजर शेयर है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि ये जो प्राइमरीली जो इंस्टीट्यूशंस ग्लोबलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं वो US और वेस्टर्न लेड हैं। इसमें ज़्यादा मेजर जो कंट्रीज़ हैं वो OECD के कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो ये जो ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको वेस्ट का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, ग्लोबलाइजेशन के पीछे कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस नज़र आता है, चाहे वो सिक्योरिटी के फ्रंटियर के ऊपर हो या चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंटियर के ऊपर हो। तो ये आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बहस को कंसोलिडेट किया है और साथ ही इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ की जो प्रेवलेंस है उसकी वजह से स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं जिनको आप कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के आपस में इंटरेक्शंस बढ़ने की वजह से दुनिया में ये न्यू वेव चली है। दुनिया हिस्ट्री के एक नए फेज में दाखिल हो रही है जिसको आप कहेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन है। जिस तरह से आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन का आप पढ़ते हैं या आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पढ़ते हैं या आप एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का पढ़ते हैं, तो इसी तरह से जो ये नया मॉडर्न साइंटिफिक रेवोल्यूशन आप इसको कह लें या कंप्यूटर रेवोल्यूशन आप इसको कह लें या हाइब्रिड रेवोल्यूशन आप इसको कह लें, इसको आप ग्लोबलाइजेशन का रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो डिफरेंट स्कॉलर्स लिखते हैं वो ये कहते हैं, साल के तौर पे युवाल नोह हरारी कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का जो ये स्टिंट चल रहा है, ये जो अभी टेन्योर चल रहा है जिसमें दुनिया इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है, ये वक्त ही बताएगा कि क्या ये सही पीरियड था ह्यूमन हिस्ट्री का या फिर फ्यूचर के जो लोग हैं आज से 2000 साल बाद के 3000 साल बाद के जो लोग हैं वो इस पीरियड को, इस इंक्रीज्ड इंटेंसिफिकेशन को, इस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ इंटरेक्शन को, गुड्स और सर्विसेज की ट्रेड को एक गलती के तौर पे देखेंगे। व्हाट आर द कंडीशंस और प्रीरेक्विजिट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन? पहली बात यह है कि बिजनेस फ्रीडम हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन के नेटवर्क्स हो, आपके पास जो वो बॉर्डर कंट्रोल्स कम से कम हो, गवर्नमेंट सपोर्ट करें, रिसोर्सेज हों, रिक्विजिट रिसोर्सेज, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, स्पेशली इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, स्पेशली कैपिटल के रिसोर्सेज, लैंड के रिसोर्सेज और लेबर के रिसोर्सेज, और आपके कंपेटिटर्स भी हों तभी कैपिटलिज्म फ्लाइट करेगा, तभी कंपेटिटिव एडवांटेज होगा और तभी आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। कंटेम्पोरेरी मैनिफेस्टेशंस, इसके ऊपर बात कर लेते हैं फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। कंटेम्पोरेरी इंटरनेट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, अभी जो है वो एक टिकटॉक किस्म की लॉबी आई हुई है, ट्विटर है, ईमेल है, स्काइप है, स्मार्टफोन्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि जिनकी वजह से लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं या लोग आपस में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आइडियाज़ का एक्सचेंज करते हैं या फिर मिसाल के तौर पे जैसे सोशल मीडिया के थ्रू आप डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे आप किसी बहस का पार्ट बनते हैं। अब इसी तरह की अरब स्प्रिंग में भी यही हुआ कि सोशल मीडिया के थ्रू एक वेव चल गई, एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया। पाकिस्तान में कुछ साल पहले जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त उसके पीछे गवर्नमेंट में आने के पीछे जो है सोशल मीडिया रेवोल्यूशन, सोशल मीडिया को यूज़ किया गया। तो इस तरह की जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं वो हैं कंटेम्प्रेरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कुछ और मैनिफेस्टेशन और किन किन लेवल्स के ऊपर, किन किन पैटर्न्स के ऊपर ग्लोबलाइजेशन हुई है। कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ है, मिसाल के तौर पे इसमें आप रोडवेज देख लें, रेलवेज देख लें, इसमें आप एयरवेज देख लें, हर डोमेन में इम्प्रूवमेंट आई है, इंटेंसिफिकेशन आई है। इसकी वजह से टाइम और स्पेस दोनों ने कंप्रेस किया है, इसको कहा जाएगा टाइम स्पेस कंप्रेशन। अब आज पाकिस्तान में बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स में आप जो है वो 1.5 डे में या एक दिन में पहुंच सकते हैं। आज से 200 साल पहले आप अगर USA जाना चाहते हैं तो शायद आपको 6 महीने लग जाए।
तो ये जो डिफरेंस है टाइम स्पेस का, स्पेस भी रेलिवेंट हो गई है। आप यहाँ से ईमेल लिखें और यूएसए में अपने फ्रेंड को भेज दें, या यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन है। कल्चर, आप जीन्स पहनते हैं, या आप वेस्टर्न फैशन को कॉपी करते हैं, या आप इंडिया के किसी मूवी से कोई बात देखते हैं उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो कल्चर का फ्लो होता है। या आप इस्लामिक ट्रेडिशन में कोई नए स्टाइल का अबाया देखते हैं तो उसको लेते हैं। तो इस तरह से बुनियादी तौर पे बात करने का मकसद यह है कि कल्चर का फ्लो होता है। ट्रैवल में रेवोल्यूशन आया है, प्रोडक्शन कंजम्पशन पैटर्न्स में रेवोल्यूशन आया है, ब्रांड कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, मार्केट्स जो है वो लिबरलाइज हुई हैं, फ्री ट्रेड एरियाज़ हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एरियाज़ हैं, मनी फाइनेंस का फ्लो है, ऑर्गेनाइजेशंस नई से नई ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, मिलिट्री सिक्योरिटी ये इंटरनेशनलाइज हो गई हैं। इन्वायरमेंटल लेवल के ऊपर सारी दुनिया में बात की जाती है। ग्रेटा थर्नबर्ग का आपको पता है जो है वो COP21, अभी तो लेटेस्ट जो है वो COP25 हुई है। इस तरह की टॉक्स को, इस तरह के जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट है उनका आपको पता है, कोपेनहेगन अकॉर्ड आपको पता है, क्योटो प्रोटोकॉल का आपको पता है। सारी ग्लोबल लेवल्स के ऊपर एफर्ट्स हुई हैं क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की। हेल्थ के सेक्टर के ऊपर, इकोलॉजी के सेक्टर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर, इवन जो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान अभी जो लेटेस्ट ट्रेड वॉर है वो भी एक ग्लोबलाइजेशन की मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पर दो स्टेट्स जो है वो कम्पीट कर रही हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ कि कौन जो है वो इस वॉर को जीतता है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, फर्स्ट इज दैट ग्लोबलाइजेशन इज रीशेपिंग द वर्ल्ड फ्रॉम सोसाइटी टू इकोनॉमी थ्रू इंक्रीज्ड इंटरैक्शंस एंड इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। Analyze whether this increasing interaction can help prevent conflict between United States of America and China. Question number 2 है, globalization is a force to reckon with. Its benefits outweigh its costs. Nonetheless, it is not a free lunch, and from economic, financial, security and social lens, its opportunity cost is too heavy to strengthen the skeptic argument about its longevity, feasibility and viability. और question number 3 है, Brexit manifests the writing on the wall that the global economic system shaped by WTO, IMF and World Bank is crumbling under its own weight. Argue in the light of US-China trade war and European disintegration. अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।